नमस्कार दोस्तों, मैं दिग्विजय सिंह आप सबका बहुत स्वागत करता हूं दिग्विजय इकोनॉमिका में। कैसे हैं आप लोग और कैसे चल रही है आपकी जीत की तैयारी। दोस्तों, आज की वीडियो में मैं बात करने वाला हूं कि इंडिया में एक्सचेंज रेट का डिटर्मिनेशन कैसे होता है। मान लीजिए कि भारत की रूपी है, भारत की करेंसी है रूपी, यूएसए की करेंसी है डॉलर। तो हम कैसे डिटरमाइन करते हैं कि $1 इक्वल टू 74 रुपीज होगा, $1 इक्वल टू 75 रुपीज होगा। इसके पीछे का लॉजिक क्या है, एक्सचेंज रेट कैसे डिटरमाइन होता है और ये फ्लक्चुएट कैसे होता है। कैसे आप न्यूज़पेपर में पढ़ते हो कि $1 इक्वल टू 76 है और फिर आप पढ़ते हो $1 इक्वल टू 74 आ गया, फिर आप पढ़ते हो $1 इक्वल टू 75 हो गया। तो एक्सचेंज रेट डिटरमाइन कैसे होता है और एक्सचेंज रेट में बदलाव कैसे होते हैं, इसमें फ्लक्चुएशंस कैसे होता है, इसी के ऊपर ये वीडियो है। तो पूरे वीडियो को बिल्कुल लास्ट तक देखिए और दिग्विजय इकोनॉमिका को अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो दिग्विजय इकोनॉमिका को सब्सक्राइब करिए, क्योंकि इकोनॉमिक रिलेटेड सबसे ऑथेंटिक मटेरियल और वीडियो हम आपको प्रोवाइड कर रहे हैं। इकोनॉमिक्स का मतलब दिग्विजय इकोनॉमिका। तो आइए दोस्तों, हम विचार करते हैं कि किस तरीके से एक्सचेंज रेट डिटरमाइन होता है। इसके पहले मैं बता दूं कि जब मैं लोक सेवा आयोग उत्तर प्रदेश पीसीएस के इंटरव्यू में गया था तो मुझसे यही सवाल पूछा गया था कि एक्चुअल में डॉलर और रुपए के बीच एक्सचेंज रेट डिटरमाइन कैसे होता है। मैंने काफी देर तक बताने का इस पे प्रयास किया था और बार बार मुझसे एग्जामिनर पूछ रहे थे कि आप ये बताइए कि इसके पीछे फॉर्मूला क्या है, किस फॉर्मूला से हम एक्सचेंज रेट डिटरमाइन करते हैं और वो कौन सा फॉर्मूला है जिससे ये पता लग जाता है कि आज के रेट में $1 बराबर 75 है, 76 है, 77 है या 78 रुपीज है। तो आइए इस पूरे वीडियो को बिल्कुल लास्ट तक देखिएगा, जिससे आपको ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की जानकारी मिल जाए। देखिए दोस्तों, बहुत ही इंपॉर्टेंट थ्योरी है एक्सचेंज रेट डिटर्मिनेशन की, जिसको हम कहते हैं बैलेंस ऑफ पेमेंट थ्योरी, या फिर हम जिसको कहते हैं मॉडर्न थ्योरी ऑफ एक्सचेंज रेट डिटर्मिनेशन। चाहे आप बैलेंस ऑफ पेमेंट थ्योरी ऑफ एक्सचेंज रेट डिटर्मिनेशन बोल दें या फिर मॉडर्न थ्योरी ऑफ एक्सचेंज रेट डिटर्मिनेशन बोल दें, दोनों में कोई फर्क नहीं है, एक ही थ्योरी है। एक्चुअल में कोई थ्योरी नहीं है, ये बड़ा ही प्रैक्टिकल और एक व्यवहारिक संरचना है जिसे आपको समझना है। देखिए, एवरी डे नहीं, अगर आप न्यूज़पेपर में देखते हो, द हिंदू में, इकोनॉमिक्स टाइम्स में या किसी हिंदी के पेपर में भी, तो आप देखते हो डॉलर और रुपए के बीच एक्सचेंज रेट पर डे अगर पेपर में आप उठा कर देखोगे तो पर डे चेंज आपको मिलेगा। अगर आप द हिंदू में या फिर इकोनॉमिक्स टाइम्स में आप जाके देखिएगा इकोनॉमिक्स वाले सेगमेंट में, तो वहां डॉलर और रुपए के बीच एक्सचेंज रेट देगा, गोल्ड का रेट दिया हुआ होगा। आप देखिएगा प्रत्येक दिन डॉलर और रुपए की वैल्यू चेंज हो जाती है। आप इंटरनेट पर भी आप इसे चेक कर सकते हो। दोस्तों, मैं ये कहता हूं कि प्रत्येक दिन नहीं, डॉलर और रुपए के बीच की जो एक्सचेंज रेट है ना, वो प्रत्येक मिनट, प्रत्येक सेकंड चेंज हो जाती है, प्रत्येक घंटे चेंज हो जाते हैं। एवरी मोमेंट ऑफ टाइम एक्सचेंज रेट विल बी चेंज, एवरी मोमेंट ऑफ टाइम। ये जो डॉलर और रुपए के बीच एक्सचेंज रेट है या फिर डॉलर और पाउंड के बीच एक्सचेंज रेट है या किसी भी करेंसी के एक्सचेंज रेट है, वो प्रत्येक दिन नहीं, प्रत्येक क्षण, प्रत्येक मिनट, प्रत्येक घंटे बदलते रहता है। ये इसके ऊपर डिपेंड करता है कि किसी होम इकोनॉमी में विदेशी मुद्रा भंडार या फिर फॉरेक्स का इनफ्लो कितना है और उसी फॉरेक्स का आउटफ्लो कितना है। जैसे मान लीजिए हम इस लेक्चर में डॉलर और रुपए के बीच एक्सचेंज रेट डिटरमाइन करना चाह रहे हैं। हमारे पास दो करेंसियां हैं, एक यूएस का डॉलर है और दूसरा जो है इंडिया की रुपीज है। हम इन दोनों के बीच एक्सचेंज रेट डिटरमाइन करना चाहते हैं कि डॉलर और रुपीज के बीच एक्सचेंज रेट क्या होगा। दोस्तों, डॉलर और रुपीज के बीच जो एक्सचेंज रेट होगा ना, ये डिटरमाइन करेगा कि एवरी मोमेंट ऑफ टाइम भारत में डॉलर का इनफ्लो कितना है और एवरी मोमेंट ऑफ टाइम डॉलर से इनफ्लो कितना है। बिल्कुल आप समझिए कि भारत में कुछ वर्ग हैं, कुछ इंडिविजुअल्स हैं, कुछ फर्म्स हैं जो एवरी मोमेंट ऑफ टाइम डॉलर को लेके आ रही हैं, और ऐसे कुछ इंस्टीट्यूशंस हैं, कुछ इंडिविजुअल्स हैं, कुछ फर्म्स हैं जो एवरी मोमेंट ऑफ टाइम डॉलर को भारत से बाहर लेके आ रही हैं। डॉलर और रुपए के बीच एक्सचेंज रेट इसी इनफ्लो और आउटफ्लो के ऊपर डिपेंड करेगा। अगर किसी टाइम पीरियड में इनफ्लो ऑफ डॉलर ज्यादा हो गया, मतलब डॉलर आया कम, और आउटफ्लो ऑफ डॉलर कम हुआ, मतलब डॉलर गया कम, इसका मतलब यह हुआ कि डॉलर का इनफ्लो ज्यादा है किसी एक स्पेसिफिक पॉइंट पे और किसी एक स्पेसिफिक पॉइंट पे डॉलर का आउटफ्लो कम है, तो उस स्पेसिफिक पॉइंट पे डॉलर बढ़ेगा। देखिए, सीधा सा फार्मूला है, जो ज्यादा होगा वो सस्ता होगा। मार्केट में धनिया की पत्ती ज्यादा है, धनिया सस्ती है। मार्केट में इस समय आलू ज्यादा है, आलू सस्ती है। और अगर इस समय लहसुन कम है तो लहसुन महंगा है।
इस समय परवल कम है, परवल महंगा है, इस समय भिंडी कम है, भिंडी महंगा है, और इस समय प्याज ज्यादा है तो प्याज क्या है, सस्ता है। तो कुल मिला जुला के जो ज्यादा होगा वो सस्ता होगा, जो कम होगा वो महंगा होगा का नियम यहां लागू होगा। मैं कह रहा हूं कि आप ध्यान दीजिए कि एवरी मोमेंट ऑफ टाइम इनफ्लो ऑफ डॉलर होगा और एवरी मोमेंट ऑफ टाइम डॉलर का आउटफ्लो होगा। इन इनफ्लो और आउटफ्लो का नेट क्या है, मतलब अगर सोचो इनफ्लो ज्यादा हुआ, आउटफ्लो कम, तो डॉलर बढ़ेगा, और डॉलर बढ़ेगा अगर तो डॉलर सस्ता होगा और रुपया महंगा होगा। दूसरी तरफ अगर मान लो इनफ्लो ऑफ डॉलर किसी पॉइंट पे जितना है उससे ज्यादा आउटफ्लो ऑफ डॉलर है, तो इसका मतलब जो डॉलर है वो उसका स्टॉक इंडिया में कम होगा, और डॉलर कम होगा तो डॉलर महंगा होगा। बस यही इनफ्लो और आउटफ्लो ऑफ डॉलर है, डिमांड एंड सप्लाई ऑफ डॉलर है, जो डॉलर और रुपए के बीच एक्सचेंज रेट डिटरमाइन करेगा। और ये बेसिकली एक मार्केट फोर्सेस है, इंडिविजुअल हैंड है। जैसे कि मार्केट में सब्जियों के रेट, मार्केट में ऑयल के रेट, मार्केट में किसी भी प्रोडक्ट के रेट डिटरमाइन होते हैं डिमांड एंड सप्लाई के इंटरेक्शन के द्वारा, उसी तरह फॉरेक्स मार्केट में विदेशी मुद्रा फॉरेन एक्सचेंज के डिमांड और फॉरेन एक्सचेंज के सप्लाई के द्वारा एक्सचेंज रेट डिटरमाइन होते हैं। बस यही इसके पीछे फार्मूला है, यही लॉजिक है, कोई इसके अतिरिक्त फार्मूला नहीं है। देखिए मैं आपको बता रहा हूं कि जो एक्सचेंज रेट डिटरमाइन होगा वो डिमांड फॉर डॉलर एंड सप्लाई फॉर डॉलर के द्वारा डिटरमाइन होगी। बहुत ध्यान से सुनिएगा, बड़े कंसंट्रेशन से। जब मैं कहता हूं कि डिमांड फॉर डॉलर, इसका मतलब होता है आउटफ्लो ऑफ डॉलर। इस चीज को आप नोट कर लीजिए, बहुत लोग कंफ्यूज होते हैं। जब भी मैं कहता हूं कि इनफ्लो ऑफ डॉलर, तो इनफ्लो ऑफ डॉलर का मतलब होता है सप्लाई ऑफ डॉलर, की भारत में डॉलर की सप्लाई हो रहा है। इसी तरह जब मैं कहता हूं डिमांड फॉर डॉलर, तो इसका मतलब होता है कि हमारे देश से डॉलर रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड को जा रहा है। तो डिमांड फॉर डॉलर ही आउटफ्लो ऑफ डॉलर है, दूसरी तरफ जो सप्लाई ऑफ डॉलर है वो इनफ्लो ऑफ डॉलर। मतलब जो डॉलर का डिमांड है वो दिखाएगा आउटफ्लो ऑफ डॉलर को। नोट कर लीजिए, डिमांड फॉर डॉलर का मतलब है आउटफ्लो ऑफ डॉलर, हमारे देश से रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड में डॉलर जा रहा है। इसी तरीके से इनफ्लो, सप्लाई ऑफ डॉलर का मतलब है इनफ्लो ऑफ डॉलर, रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड के लोग या फिर हमारे लोग किस तरीके से भारत में डॉलर को लेके आ रहा है। तो कुल मिला जुला के डॉलर की डिमांड और डॉलर की सप्लाई ही डिटरमाइन करेगी डॉलर और रुपये के बीच एक्सचेंज रेट। अब आप कहेंगे कि आप ये बता रहे हो कि एवरी मोमेंट ऑफ टाइम डॉलर आता है और एवरी मोमेंट ऑफ टाइम डॉलर यहां से बाहर जाता है, तो एक्चुअल में वो कौन से फैक्टर्स हैं जो डॉलर को लेके आते हैं? बड़े ध्यान से सुनिएगा। नंबर 1 मैं बात कर रहा हूं डिमांड फॉर डॉलर, और डिमांड फॉर डॉलर का मतलब है आउटफ्लो ऑफ डॉलर, कि भारत से प्रत्येक क्षण डॉलर जाता कैसे। देखो बेटा, पहला है इंपोर्ट ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज। हमारे वहां के लोग, इंडिविजुअल्स हैं, फर्म्स हैं, कारपोरेट हैं, जो गुड्स एंड सर्विसेज की इंपोर्ट करते हैं। अगर आप अमेरिका या रेस्ट ऑफ द किसी वर्ल्ड से गुड्स एंड सर्विसेज का इंपोर्ट करोगे ना, तो उसका बिल तुम पे करोगे इन टर्म्स ऑफ डॉलर, तो तुम्हारे वहां से डॉलर निकल के विदेशों में चला जाएगा। यही है डिमांड फॉर डॉलर या फिर आउटफ्लो ऑफ डॉलर। आप जितना ज्यादा गुड्स का इंपोर्ट करोगे, जितना ज्यादा सर्विसेज का इंपोर्ट करोगे, उतना ज्यादा डॉलर आपके वहां से जाएगा, प्रत्येक क्षण जाएगा। दूसरा देखो, टूरिज्म इन अब्रोड। अगर तुम्हारे देश के लोग रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड में टूरिस्ट पर्पज से जाते हैं, मूवी शूट करने के लिए जाते हैं, या किसी भी उद्देश्य से जाते हैं, स्टूडेंट्स जाते हैं वहां पढ़ने के लिए जाते हैं, टूरिस्ट जाते हैं घूमने के लिए जाते हैं, किसी भी उद्देश्य से अगर आप रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड में टूरिज्म के पर्पज से, स्टडी के पर्पज से अगर आप जाते हो, तो इसका मतलब है यहां से डॉलर खर्च कर रहे हैं। देखिए दूसरा मैंने लिखा भी है, स्टूडेंट एक्सपेंसेस इन द रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड। आप जानते हैं कि भारत से बहुत से ऐसे लोग हैं यूएस में पढ़ते हैं, ब्रिटेन में पढ़ते हैं, रशिया में पढ़ते हैं, जो भी रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड में पढ़ाई कर रहे हैं वो यहां से डॉलर उनके गार्जियन भेजते हैं। तो जितना ज्यादा यहां से डॉलर जाएगा उतना ही ज्यादा वहां पे आउटफ्लो ऑफ डॉलर के रूप में काउंटिंग होगा। ऐसे ही देखिएगा इन्वेस्टमेंट इन फॉरेन कैपिटल मार्केट। अगर आप सोचिए कि मैं भारत का निवासी हूं और मैं विदेश के कहीं शेयर मार्केट में पैसा लगाना चाहता हूं, वहां इन्वेस्टमेंट करना चाहता हूं, तो मैं जितना भी इन्वेस्टमेंट करूंगा उतना ही डॉलर का आउटफ्लो होगा, भारत से डॉलर जाएगा, क्योंकि मैं रुपये के रूप में इन्वेस्टमेंट नहीं कर पाऊंगा। इसी तरह देखिए कैपिटल आउटफ्लो। अगर मान लो कि हमको रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड में प्रॉपर्टी बनानी, विजय माल्या ने प्रॉपर्टी परचेज की, या फिर वहां पे जो है एक लिमिट के अंतर्गत यहां की कंपनियां वहां पे जाके काम करें, जैसे टाटा जो है जगुआर के रूप में काम करे, तो यहां से जो कैपिटल जाएगा
यहां से जो इन्वेस्टमेंट जो है अब्रोड में जाएगा, ये तमाम ऐसे फैक्टर्स हैं जो यहां से डॉलर लेके जाते हैं। तो कुल मिला के बहुत ध्यान से समझिएगा कि एवरी मोमेंट ऑफ टाइम हम यहां आपसे बात कर रहे हैं और डॉलर भारत से बाहर जा रहा है, चाहे वो इंपोर्ट्स ऑफ गुड्स के रूप में जा रहा हो, इंपोर्ट ऑफ सर्विसेज के रूप में जा रहा हो, टूरिज्म के रूप में जा रहा हो, या फिर लोग मूवी शूटिंग करने के लिए जा रहे हो, या फिर कोई लोग क्रिकेट देखने के लिए जा रहे हो, या फिर लोग ओलंपिक देखने के लिए यहां से लोग जा रहे हो, या फिर वहां की प्रॉपर्टी यहां के लोग बैठे बैठे खरीद रहे होंगे। कई बार मैं देखता हूं कि लखनऊ में मैं बैठा हूं और आता है एक पेपर में इश्तिहार कि जो है दुबई में जमीन बिक रहे हैं, तो आप वहां पे अगर लीज पे लेना चाहें, परचेज करना चाहें, तो कहीं भी असेट्स आप परचेज करोगे तो डॉलर जाएगा। तो ये तमाम ऐसे कारण हैं दोस्तों जिससे रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड में भारत से डॉलर जाता है एवरी मोमेंट ऑफ टाइम। एवरी मोमेंट ऑफ टाइम भारत से रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड को डॉलर जाता है। इसको हम कहते हैं डिमांड फॉर डॉलर या फिर आउटफ्लो ऑफ डॉलर। ऐसे ही आपको मैं बताऊं कि एवरी मोमेंट ऑफ टाइम सप्लाई ऑफ डॉलर, रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड को डॉलर जाता है, डॉलर की सप्लाई होती है। पहला है एक्सपोर्ट ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज। अगर हम सोचो हमारे देश में कैसे डॉलर आता है, प्रत्येक क्षण, प्रत्येक दिन, प्रत्येक घंटे कैसे डॉलर आता है, जो हमारे देश के एक्सपोर्टर्स हैं, चाहे वो गुड्स के एक्सपोर्ट कर रहे हो या सर्विसेज के एक्सपोर्ट कर रहे हैं, जितना ज्यादा वो एक्सपोर्ट करेंगे उतना रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड से डॉलर आएगा। इसका मतलब चाहे हम गुड्स का एक्सपोर्ट करते हो या सर्विसेज का एक्सपोर्ट करते हैं, किसी भी देश को करते हैं, रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड से हमारे वहां डॉलर आता है, एक इंपॉर्टेंट सेगमेंट के रूप में आप पढ़ते हो। ऐसे ही देखो टूरिज्म इन होम इकोनॉमी। अगर मान लो रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड के लोग टूरिज्म के लिए आ रहे हैं, रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड के लोग मेडिकल टूरिज्म के लिए आ रहे हैं। आप देखिएगा आईएएस में क्वेश्चन पूछा गया था मेडिकल टूरिज्म। भारत एक ऐसा देश है जहां पे मेडिकल ट्रीटमेंट सस्ती है। अब कोविड की बात तो मैं नहीं कर रहा हूं, कोविड की अगर आप ऐसा देखिएगा बाईपास सर्जरी हो गया या कोई इस तरह की सर्जरी हो गया जो यूएस में 8 लाख रुपए में होता है, तो भारत में 4 लाख रुपए में हो जाता है। तो कई बार लोग मेडिकल टूरिज्म के लिए इंडिया आते हैं कि हम मेडिकल ट्रीटमेंट भी ले लेंगे और टूरिज्म भी कर लेंगे, ताजमहल भी घूम लेंगे और फिर मेडिकल। तो चाहे वो टूरिज्म के पर्पस से यहाँ पे आए तो डॉलर लेके आएंगे, मेडिकल टूरिज्म के लिए आए तो डॉलर ले, या फिर आईपीएल देखने चले आए तो डॉलर लेके आएंगे, या फिर प्राइवेट रिमिटेंसेज। आप देखते हैं कि भारत के लोग, महान लोग, बहुत ही टैलेंटेड लोग हैं, रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड में हैं, वो अपने यहाँ के परिवार को कभी नहीं भूलते हैं और हमेशा प्राइवेट रिमिटेंसेस भेजते रहते हैं। तो जितने भी वो प्राइवेट रिमिटेंसेस भेजते हैं, अमेरिका से भेजें, यूके से भेजें, ब्रिटेन से भेजें, कहीं से भी भेजें, वो फॉरेन एक्सचेंज के रूप में भेजते हैं। यहाँ पे वो विदेशी मुद्रा भंडार भारत में आता है और इस तरीके से जो है भारत में डॉलर की सप्लाई, पाउंड की सप्लाई, यूरो की सप्लाई बढ़ती है। तो प्राइवेट रेमिटेंसेस या फिर रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड की मल्टीनेशनल कंपनी आ जाए आपके वहां, तो जितने भी मल्टीनेशनल कंपनी आ जाए, चाहे वो एमएनसीज इन्वेस्टमेंट हो या फिर वो एफडीआई के रूप में आ रहा हो, कि जैसे कि कोका कोला आ गया यहाँ पे, है ना, यहाँ पे पेप्सिको आ गया, यहाँ पे मैकडी आ गया, यहाँ पे जो है प्यूमा आ गया, रिबॉक आ गया, एडिडास आ गया, रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड की कोई भी कंपनी आएगी तो डॉलर्स ही लेके आएगी आपके वहां। तो जितनी एफडीआई आएगी, जितनी फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट आएगा, तो जितना आपके शेयर मार्केट में विदेशी पैसा लगा दें या फिर जो भारतीय कंपनियों में पैसा लगा दें या फिर स्टॉक मार्केट से लगा दें, तो कुल मिला जुला के एवरी पॉइंट ऑफ टाइम भारत में डॉलर आता भी है। तो देखो एक काम हर क्षण चल रहा है, हम आपसे बात कर रहे हैं और एक काम हो रहा है, भारत में डॉलर आ रहा है और भारत से डॉलर जा रहा है। ये एक सतत प्रक्रिया है, कंटिन्यूअस प्रोसेस है जो एवरी मोमेंट ऑफ टाइम चलता रहता है। डॉलर की डिमांड इकोनॉमी में होती है, डिमांड और डॉलर की सप्लाई होती है। जब मैं कहता हूं डॉलर का डिमांड, इसका मतलब डॉलर का आउटफ्लो। जब मैं कहता हूं डॉलर की सप्लाई, तो डॉलर का इनफ्लो। तो एवरी मोमेंट ऑफ टाइम इनफ्लो ऑफ डॉलर एंड आउटफ्लो ऑफ डॉलर टेक्स प्लेस। What is the exchange rate? What will be exchange rate? It decided by the net effect. What is the net amount of the dollar in your economy? अब हम ये देखेंगे एक्सचेंज रेट में कि एवरी मोमेंट ऑफ टाइम जो डॉलर का इनफ्लो है और जो डॉलर का आउटफ्लो है, वो नेट उसका रिस्पॉन्स क्या है। अब जरा देखिए, इसको जरा हम ऐसे हम बता सकते हैं, उसके बाद हम इसे डायग्राम से भी आपको दिखाएंगे, बट आपको समझने के लिए आप समझिए, डायग्राम तो मैं बना ही दूंगा। देखिए कंडीशंस क्या होगी। पहली कंडीशन मान लीजिए, एक कंडीशन क्या है, फर्स्ट कंडीशन क्या है कि इनफ्लो ऑफ डॉलर, भारत में जो डॉलर आया, इनफ्लो ऑफ डॉलर ग्रेटर देन आउटफ्लो ऑफ डॉलर। नोट कर लीजिएगा इसको, क्योंकि इस पे बहुत ज्यादा लोगों का कंफ्यूजन है। मान लीजिए कि एवरी मोमेंट ऑफ टाइम की बात कर रहा हूं और एक ऐसी पॉइंट है, एक ऐसा क्षण है जिसमें क्या हुआ, इनफ्लो ऑफ डॉलर ग्रेटर देन आउटफ्लो ऑफ डॉलर। मतलब भारत में डॉलर आया ज्यादा और भारत में डॉलर गया कब। इनफ्लो का मतलब है भारत में डॉलर की सप्लाई बहुत ज्यादा हुआ, हमने एक्सपोर्ट ज्यादा कर दिया।
सर्विसेज का या गुड्स का प्राइवेट रिमिटेंस से ज्यादा आ गया, या फिर मल्टीनेशनल कंपनियों ने इन्वेस्टमेंट ज्यादा कर दिया। तो ऐसे में क्या होगा, इनफ्लो बहुत ज्यादा है, आउटफ्लो कम है, तो इसका इफेक्ट होगा जो स्टॉक ऑफ डॉलर है वो बढ़ेगा, स्टॉक ऑफ डॉलर बढ़ेगा। अब देखो, जब स्टॉक ऑफ डॉलर बढ़ेगा तो मैंने बताया कि जो चीजें ज्यादा होगी वो सस्ती होगी। इसका मतलब क्या होगा, आपका डॉलर जो है डेप्रेशिएट करेगा, डॉलर जो है डेप्रेशिएट करेगा, और वहीं पे जो रूपी है वो अप्रिशिएट करेगा। ये होगा इसका परिणाम, नोट करिए, बहुत आप आसानी से समझ लेंगे। इसका मतलब मान लो कि अगर $1 बराबर 76 रुपया था, और हुआ ये कि डॉलर का इनफ्लो ज्यादा हुआ और आउटफ्लो कम हुआ, तो अब $1 बराबर 70 रुपये हो जाएगा। इस प्रक्रिया से ऐसे होगा। अब ध्यान से इस चीज को देखिए, जब कभी आप देखते हो कि एक्सचेंज रेट डॉलर के फेवरेबल आ गया, 76 हो गया, 78 हो गया, तो आप देखते हैं कि मोदी जी ना वो रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड में घूमना शुरू कर देंगे, मेक इन इंडिया प्रोग्राम चला देंगे, रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड के कंपनियों को अट्रैक्ट करने के लिए पॉलिसीज लेके आएंगे, एफडीआई पॉलिसीज में अपने एफडीआई कैप को ज्यादा बढ़ाएंगे। तो कुल मिला जुला के जब हम देखते हैं कि रुपए की कीमत गिर रही है और डॉलर महंगा हो रहा है, $1 बराबर 76 हो गया है, तो कुछ ऐसा करते हैं कि इनफ्लो ऑफ डॉलर ज्यादा हो, भारत में डॉलर ज्यादा आए और डॉलर जाए कम। ऐसे में डॉलर जो है क्या करता है, डेप्रिसिएट करने लगता है और रूपी अप्रिसिएट, और इस कदम से $1 बराबर 70 रुपये हो जाता है। तो आप समझ गए कि डॉलर और रुपये के बीच जो एक्सचेंज रेट है वो डिटरमाइन होगा डॉलर के इनफ्लो और डॉलर के आउटफ्लो से। और ये जो चेंज कैसे होगा, वो इससे चेंज होगा कि इनफ्लो ऑफ डॉलर और आउटफ्लो ऑफ डॉलर के बीच का जो है किस तरीके से सिचुएशन है। ये है फर्स्ट सिचुएशन, जिसमें इनफ्लो ऑफ डॉलर ग्रेटर देन आउटफ्लो ऑफ डॉलर है। देखिए, दूसरा भी कंडीशन दोस्तों हो सकता है, सेकेंड कंडीशन, अगर ये हो जाए कि इनफ्लो ऑफ डॉलर से आउटफ्लो ऑफ डॉलर जो है ज्यादा हो जाए, ये सिचुएशन है। मतलब किसी पॉइंट पे डॉलर आ कम रहा है और क्रूड ऑयल बहुत महंगा हो गया, तो हमने डॉलर को ज्यादा भेज दिया रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड में, तो इनफ्लो ऑफ डॉलर कम हुआ और आउटफ्लो ऑफ डॉलर ज्यादा हो गया, ज्यादा यहां से डॉलर चला गया। ऐसे में जो स्टॉक ऑफ डॉलर है ना वो घटेगा। पहले क्या होता था, बढ़ा था, अब की देखिए क्या होगा, स्टॉक ऑफ डॉलर घट जाएगा। जो ही स्टॉक ऑफ डॉलर घटेगा, डॉलर जो है कम होगा, और जो ही डॉलर कम होगा, डॉलर एप्रिसिएट करेगा, डॉलर महंगा हो जाएगा, और फिर इससे क्या होगा, रूपी डिप्रिसिएट हो जाएगा, रूपी डिप्रिसिएट हो जाएगा, रूपी डिप्रिसिएट हो जाएगा, रुपया कमजोर हो जाएगा। ऐसे में अगर 70 रुपया जो है डॉलर था, तो वो तुरंत 76 हो जाएगा, उल्टा मिलेगा रिस्पांस आपको। इसका मतलब कि जब भारत में डॉलर यहां से ज्यादा है, बाहर ज्यादा जाएगा, आएगा कम, तो स्टॉक ऑफ डॉलर कम हो जाएगा। तो जो मैंने आपको बताया कि जो चीजें कम होगी वो महंगी होगी। अभी आप मार्केट में जाइएगा और देख के आइए, आज ही मैं लेके आया जो है भिंडी जो है 70 रुपए केजी लेके आया हूं, और आज ही के डेट में मैंने खरीदा करेला जो है 50 रुपए के डेट में खरीदा है, और आज ही के डेट में अपना प्रिय सब्जी जो है नेनुआ खरीदा, तरोई जिसे आप कहते हैं, वो हमने 70 रुपए केजी। क्यों ये महंगा है? क्योंकि वो कम है, अभी उसके इनफ्लो ज्यादा नहीं है। ऐसे ही देखिए, स्टॉक ऑफ डॉलर यहाँ कम है, तो डॉलर अगर भारत में कम है तो नो डाउट जो चीजें कम है वो महंगी होगी। इस समय तरोई कम है तो तरोई महंगी है, इस समय भिंडी कम है तो भिंडी महंगी। ऐसे ही डॉलर कम है तो देखिए डॉलर महंगा है, 70 रुपए से ये 76 रुपया हो जाएगा। तो कभी भी आप देखिएगा जब डॉलर महंगा होगा तो इसके पीछे लॉजिक यही होगा, या तो क्रूड ऑयल के रेट बहुत ज्यादा बढ़ गए होंगे, या फिर हमारे वहां से डॉलर किसी ना किसी कारण से बाहर गया होगा, या कोविड की वजह से लोग परेशान हुए होंगे और यहां से जो फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर है या पोर्टफोलियो इन्वेस्टर्स हैं वो पैसा उन्होंने निकाल लिया होगा। कोई ऐसा कारण होगा जिससे डॉलर बाहर चला गया होगा। तो देखिए, ये है व्यवहारिक रूप कि कभी भी आप देखिए कि जब डॉलर कमजोर हो रहा है या फिर डॉलर मजबूत हो रहा है, तो उसके पीछे सिंपली लॉजिक ढूंढिएगा कि डॉलर भारत में क्या ऐसी परिस्थिति है, या तो डॉलर आप देखेंगे कम आ रहा होगा, या फिर आप देखेंगे डॉलर ज्यादा आ रहा होगा। जब आप देखेंगे डॉलर बहुत महंगा होता है, रुपये की हालत खराब होती है, तो आप समझ लीजिए कि भारत में डॉलर कम आ रहा है और डॉलर ज्यादा जा रहा है। और जब आप देखेंगे कि डॉलर की स्थिति जो है थोड़ी सी अच्छी नहीं है और रुपीज बहुत अच्छा परफॉर्मेंस कर रहा है, तो आप समझ लीजिएगा कि कुछ फेवरेबल कंडीशंस है कि भारत में डॉलर का इन्फ्लो ज्यादा हो रही है। देखिए, ये रहा व्यवहारिक रूप। अब इसे आप डायग्राम से अगर आप पूछे तो मैं डायग्राम बना सकता हूं कि एक्चुअली जो है डायग्राम क्या बनाएंगे हम लोग। एक डायग्राम में हम ये देखेंगे कि डिमांड फॉर डॉलर। देखिए, डिमांड फॉर डॉलर क्या होती है,
हमेशा डिमांड फॉर डॉलर जो है इस तरीके से आप खींचते हैं, ये दिखाता है डिमांड फॉर डॉलर को, डिमांड फॉर डॉलर को। यहां पे आप हम लिखेंगे $1 इक्वल टू 76 रुपीज, $1 इक्वल टू 50 रुपीज, $1 इक्वल टू मान लीजिए 40 रुपीज, और यहां पे जो है हम डॉलर की क्वांटिटी दिखा रहे हैं। देखिए सीधी सी बात है, डिमांड फॉर डॉलर अगर $1 बराबर 76 रुपए है तो हमारा जो डिमांड फॉर डॉलर है कम होगा, और $1 बराबर 40 रुपए है तो हमारा डिमांड फॉर डॉलर ज्यादा होगा। देखिए सीधी सी बात है, इसकी लॉजिक क्या है, ये डिमांड कर्व डॉलर का ये क्यों डाउनवर्ड स्लोपिंग है कि जब डॉलर सस्ता होगा तो जब डॉलर महंगा होगा, जब 76 रुपीज में हम $1 खरीदेंगे तो हमारे इंपोर्टर्स जो है वो कम इंपोर्ट करना चाहेंगे, जो हमारे टूरिस्ट हैं वो बाहर कम जाना चाहेंगे, स्टूडेंट एक्सपेंसिव कम हो जाएगा, या फिर इन्वेस्टर्स यहां से जाना कम चाहेंगे। लेकिन जब $1 बराबर 40 रुपए है तो टूरिस्ट यहां से बहुत ज्यादा जाएंगे रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड में घूमने के लिए, डॉलर की डिमांड बढ़ा देंगे। तो ये जो डिमांड कर्व है वो डाउनवर्ड स्लोपिंग होगा, और इसके पीछे लॉजिक यही है कि जब हमारा रुपया मजबूत होता है, नीचे की तरफ देखिए जब $1 बराबर 40 रुपया है तो मतलब 40 रुपए में $1 मिल जाता है, तो हमारे इंपोर्टर्स बहुत ज्यादा डॉलर की डिमांड करेंगे, हमारे टूरिस्ट बहुत ज्यादा घूमना चाहेंगे, यहाँ के निवेशक भारत से बहुत ज्यादा निवेश करना चाहेंगे, तो ये डिमांड फॉर डॉलर होता है। ऐसे ही देखिए सप्लाई फॉर डॉलर आप देखेंगे तो थोड़ा सा इससे उल्टा मिलेगा, ये सप्लाई फॉर डॉलर ऐसे होगा। यहां पर देखिए क्या है, $1 इक्वल टू 76 यहां लिखिए, फिर आप $1 इक्वल टू 50 लिखिए यहां पे, और $1 इक्वल टू 40 लिखिए यहां पे। अब जरा देखिए जो सप्लाई के पॉइंट ऑफ व्यू से है, अगर एक्सचेंज रेट ज्यादा है तो यहां पे देखिए सप्लाई ज्यादा होगी। सप्लाई का मतलब इनफ्लो, जैसे मान लीजिए $1 बराबर 76 रुपीज है, तो ऐसे में एक्सपोर्टर बहुत ज्यादा एक्सपोर्ट करेगा ताकि उसको $1 बराबर 76 रुपए मिल सके। इसी तरह रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड की जो कंपनियां हैं जो आपके वहां डॉलर लेके आना चाहती हैं, $1 बराबर 76 रुपए पे बहुत ज्यादा इन्वेस्टमेंट करेंगी, क्योंकि $1 में उनको 76 रुपए मिल जाएगा। कब कम करेंगी विदेशी कंपनियां यहां पे, जब $1 बराबर 40 रुपए। ऐसे ही मैकडी पैसा नहीं लगाना चाहेगा, क्योंकि उसको $1 में सिर्फ 40 रुपए यहां मिलेंगे, तब वो पैसा लगाना चाहेगा, तो $1 बराबर 76। ये जो कर्व ऊपर उठता हुआ है ये सप्लाई ऑफ डॉलर को दिखाता है, सप्लाई ऑफ डॉलर को दिखाता है। तो देखिए दो चीजें मिल गई, एक तो डॉलर का डिमांड कर्व मिल गया जो डाउनवर्ड स्लोपिंग है, दूसरा एक डॉलर का सप्लाई कर्व मिल गया जो अपवर्ड स्लोपिंग है। अब एक्सचेंज रेट डिटरमाइन कैसे होता है, जैसे कि सिंपल डिमांड और सप्लाई जहां इंटरेक्ट करते हैं, वैसे ही जहां पे डिमांड फॉर डॉलर और जहां पे सप्लाई फॉर डॉलर एक दूसरे को इंटरेक्ट करें, ये देखिए डिमांड फॉर डॉलर है, ये है सप्लाई फॉर डॉलर है, और जहां दोनों एक दूसरे को इंटरेक्ट करेंगे वहीं पे जो है $1 बराबर 75 रुपया डिटरमाइन कर दिया जाएगा। तो कुल मिला जुला के एक मार्केट फोर्स है दोस्तों, इसमें कोई लॉजिक नहीं है। जब डिमांड फॉर डॉलर और सप्लाई फॉर डॉलर इंटरेक्ट करेंगे और जहां पे डिमांड फॉर डॉलर सप्लाई फॉर डॉलर एक दूसरे के बराबर हो जाते हैं, वही एक्सचेंज रेट डिटरमाइन होता है। तो जब आप कहते हैं कि $1 बराबर 75 रुपीज है, इसका डिटर्मिनेशन कैसे हुआ, तो सिंपली इसका डिटर्मिनेशन मार्केट ने किया। जहां पे एक तरफ से डिमांड फॉर डॉलर है, दूसरा एक सप्लाई फॉर डॉलर है, जहां दोनों एक दूसरे के बराबर हो जाएंगे वही एक्सचेंज रेट डिटरमाइन हो जाएगा। कुल मिला जुला के आपको मैंने इस डायग्राम से बाहर आप निकलिए और ऐसे ही सोचिए कि जब भी कभी आपसे पूछा जाए कि एक्सचेंज रेट कैसे डिटरमाइन किया जाए, तो सिंपल आप समझिए कि एक्सचेंज रेट वैसे ही डिटरमाइन होता है जैसे मार्केट में सब्जियों के रेट डिटरमाइन होते हैं। डिमांड एंड सप्लाई के फोर्सेस से भारत में डॉलर आता है, भारत से डॉलर जाता है। जहां डॉलर की डिमांड और सप्लाई बराबर हो गई वहीं पे रेट डिटरमाइन हो जाएगा, जहां पे डिमांड फॉर डॉलर इज इक्वल टू सप्लाई फॉर डॉलर। लेकिन अगर डिमांड फॉर डॉलर से ज्यादा सप्लाई ऑफ डॉलर हो गई तो फिर आप देखेंगे क्या हो जाएगा, एक्सचेंज रेट घट जाएगा और आपकी जो डॉलर का स्टॉक जो बढ़ेगा वो डॉलर सस्ता होता जाएगा और रुपया महंगा। ऐसे ही आउटफ्लो ऑफ डॉलर ज्यादा हो जाए तो डॉलर का स्टॉक कम हो जाएगा और डॉलर जो है महंगा हो जाएगा। तो एक सिंपल सा लॉजिक है यही कि आप जब भी एक्सचेंज रेट में फ्लक्चुएशंस देखेंगे तो ध्यान में रखिए कि डिमांड क्या है, सप्लाई क्या है, इसी आधार पर डिटरमाइन हो जाता है। अगर आपको कोई कंफ्यूजन है, कोई क्वेरी है तो मुझसे जो है क्वेश्चन पूछिएगा, मैं आपको बताऊंगा कि बहुत ही सिंपल ये तरीके से ये आप समझ पाए होंगे। जहां तक थोड़ा बैठ के सोचिएगा, इकोनॉमिक्स में थोड़ा सा सोचा जाता है, पढ़ा कम जाता है, सोचा ज्यादा जाता है, तो आप बहुत अच्छा कर पाते हो। तो देखिए गर्मी बढ़ने लगी है और कोविड भी बढ़ रहा है, काफी आप देख रहे हैं कि चीजें जो है
है एडवर्स, फिर से आप लोग अपनी क्षमताओं पर ध्यान दीजिए। कई बार आप देखिए यहाँ पे एक मेंटल प्रॉब्लम्स क्रिएट हो जा रहा है, लोग जो है डर रहे हैं। डरिए मत, बिल्कुल डरने की आवश्यकता नहीं है, बट जितना प्रिकॉशंस आप ले सकते हैं, जितना कम बाहर जा सकते हैं उतना कम बाहर जाइए, अपने घर पे रहिए, अपने फेवरेट चीजों को पढ़िए, अपने अंदर जो प्रतिभा है उसको निखारिए। देखिए कई बार मुझसे लोग पूछते हैं सफलता क्या है। कई मेरे दोस्त हैं आईएएस हैं, कई दोस्त हैं पीसीएस हैं, मैं खुद अच्छे पोस्ट पे हूं। क्या किसी परीक्षा को पास कर लेना, क्या पैसा कमाने लगना, यही सफलता का मानदंड है? आईएएस बन गए फिर भी परेशान है, पीसीएस बन गए फिर भी परेशान है। देखिए सफलता का मतलब ये नहीं है कि आप एक नौकरी में आ जाए। हाँ, नो डाउट ये एक सफलता तो है, बट ये लॉन्ग रन कोई सक्सेस नहीं है। सक्सेस लॉन्ग रन वो है जिसमें आपको मजा आए। अपने अंदर जो प्रतिभा है, टैलेंट है, उसको खोज निकालिए। आप एक स्पेसिफिक काज अच्छे से कर सकते हैं। कौन से ऐसे काम है जिसे आप करना पसंद करेंगे अगर आपको पेमेंट न किया जाए? उस चीज को खोज निकालिए कि आपके अंदर एक क्षमता है जिसको आपको करने में अच्छा लगता है। जिस दिन आप खोज निकालेंगे अपने उस एफिशिएंसी को, उस क्षमता को पहचान लेंगे, आप कुछ अच्छा करेंगे। कभी भी सफलता का मतलब किसी एग्जाम से नहीं जोड़ा जाना चाहिए। सफलता का मतलब वो करने से लगाया जाना चाहिए जिसे करने में आपको अच्छा लगता है। उस करने से जोड़ा जाना चाहिए जिसको करने में आपको इंटरेस्ट आता है, जिसको करने से आप उबते नहीं हैं, उस चीज में करिए। आप एक्सीलेंस करेंगे, अच्छा करेंगे, बहुत अच्छा करेंगे। हम लोग पूरी क्षमताओं का प्रयास कर रहे हैं कि अपने भविष्य को बेहतर बनाएं, नॉलेज को गेन करें। बी पॉजिटिव, हमेशा पॉजिटिव रहें, हमेशा सकारात्मक रहें, अच्छा सोचें, अच्छा करें। आओ कुछ अच्छा करते हैं, कुछ बड़ा करते हैं। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिग्विजय इकोनॉमिका। गॉड ब्लेस यू डियर फ्रेंड्स।